हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चंस हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जो सिलेबस है उसको कवर किया जा रहा है। बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर भी लिए हैं और कुछ जो चैप्टर हैं वो पेंडिंग है, उनको हम करेंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक कंबाइन करके एक ही वीडियो में जैसे क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएं, तो इसीलिए ये भी साथ के साथ कर रहे हैं। तो जैसे आज की जो क्लास रहेगी, इसमें जो आपका पिछला जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट करेंगे। उनको शॉर्ट में कैसे किया जा सकता था और उनकी जो ट्रिक है वो शॉर्ट में, और वो सारी के साथ साथ उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज है उस क्वेश्चन की उसको पकड़ा जा सकता है, वो सारी चीजें जो है आज की वीडियो में करेंगे। और ऐसी ऐसी कुछ वीडियोस जो हैं ये आपको चैप्टर्स के बीच बीच में मिलती रहेंगी। जैसे जितने भी आपके एसआई के क्वेश्चंस हैं या फिर आपके कलरक के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस की ऐसे ही बीच बीच में एक आध वीडियो, इसलिए ताकि आपका जो रिवीजन है वो चैप्टर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब तक क्या क्या पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस भी जो हैं साथ के साथ करते रहेंगे। तो उसी में आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके जो कांस्टेबल के पेपर में आए हुए जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो जो है इसमें हम कवर करने वाले हैं। जैसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, वैसे तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, पिछला जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। आपकी बेसिक जो नॉलेज है उसको चेक किया गया था, तो कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत आसान भी थे, कुछ थोड़े से मीडियम लेवल के थे, बहुत ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 14 आपके पेपर में आया हुआ था, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल देता हूं कि आपको पूछा था कि टोटल 400 लोगों पे एक सर्वे हुआ है, जिनमें से आपको दिया था कि 100 लोग ऐसे थे जो सेब का रस पसंद करते थे, इसके अलावा 150 लोग ऐसे थे जो आपका नारंगी का रस जो है पसंद करते थे, और 75 ऐसे थे जो दोनों को पसंद करते थे। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये ऑरेंज है, ठीक है। और 75 लोग ऐसे थे जो दोनों के रस को पसंद करते थे, और आपको बताना था कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो सेब और ना ही नारंगी के जूस को जो है पसंद करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, इसके ऑप्शन भी दिए थे आपको, 100, 250, उसके अलावा 175 और 225, ये आपको दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते थे। एक, आप इसका ग्राफ बना के इस तरीके से आप कर सकते थे, जैसे पहला तरीका है, इसको इस वाले को अगर मैं सेब का मान लूं और इस वाले को ऑरेंज का मान लूं, तो यहां से सबसे पहले आपको इस ग्राफ में क्या प्लॉट करना होता है ये हम पढ़ चुके हैं सेट में, कि जो कॉमन है दोनों का सबसे पहले उसको आप पुट कर सकते हैं, जो कि है 75, यानी कि 75 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। इसके अलावा अब सेब के टोटल जो हैं वो हैं 100, यानी कि टोटल 100 लोग ऐसे हैं जिनको सेब का जूस पसंद है, जिनमें से 75 जो है, क्योंकि सेब का जो सर्कल है ये पूरा है तो ये 75 सेब वाला इंक्लूडेड है। तो इसके अलावा जो बचे, यानी कि जो 25 बच गए हैं, उनको हम यहां पे लिख सकते थे। अब टोटल आपके पास सेब के पूरे 100 हो गए। इसी के साथ साथ आपको दिया था कि 150 लोग ऑरेंज को पसंद कर रहे हैं, जिसमें से 75 यहां पे आ चुके हैं, तो 75 बचे वो यहां पे आ गए। अब इस ग्राफ में हमारे पास ऐसे लोग आ गए जिनमें से 25 यहां पे हैं, 75 यहां पे, यानी कि 100 और 75 ये है, तो टोटल 175 लोग ऐसे आ गए जो या तो सेब या फिर ऑरेंज या फिर दोनों को पसंद करते हैं। तो इसके अलावा जितने भी लोग बचे, यानी कि 400 में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मेरे पास 225 लोग ऐसे आ जाएंगे जो ना तो सेब को पसंद करते हैं ना वो ऑरेंज को पसंद करते हैं। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता था। दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो ये है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो दोनों की यूनियन होती है कि या तो सेब या फिर ऑरेंज को पसंद करने वाले, ये हमने सेट में पढ़ा था, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी लिखवाया था, वो होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ये हमारे पास आ जाता 100 प्लस 150 माइनस ये जो 75 है
ये तो ये यहां से अभी भी 250 में से 75 गया, ये अभी भी 175 ही आता। तो ये 175 ऐसे लोग थे जो या तो सेब या फिर ऑरेंज या फिर दोनों को पसंद कर रहे थे। तो इसके अलावा जितने बचे वो हमारा जो फाइनल आंसर था, यानी कि 225 लोग ऐसे हैं हमारे पास जो या तो सेब को, सॉरी ना तो सेब को और ना ही ऑरेंज को पसंद करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। इसको आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से करें, दोनों ही तरीके आपको सेट में सिखाए जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका, देख लेता हूं क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 था। इसी का आपको बताना था कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स का माध्य बताना था। इसको हम मीन भी लिख सकते हैं और इसी को हम एवरेज भी लिख सकते हैं, यानी कि औसत, ठीक है, क्योंकि एवरेज और मीन दोनों सेम ही चीजें हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आपको बताना था कि पहली n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य यानी कि मीन या फिर एवरेज, इसको दोनों चीजें लिख सकते हैं। इसके ऑप्शन लिख देता हूं कि आपके पास क्या थे, वो थे n+1/2, n इंटू n+1/2, इसके अलावा n/2 और नन ऑफ दी अबोव। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आपको बताना था कि n प्राकृत संख्याएं जो हैं उनका माध्य क्या होगा, उनका मीन क्या होगा, उनका एवरेज क्या होगा, सेम ही चीजें हैं। तो आपको एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो वो कैसे बनता है वो बता देता हूं कि जैसे अगर आपको पहली एक प्राकृत संख्या का औसत बताना है तो वो आपका क्या होता है, पहली एक प्राकृत संख्या का वो होता है 1+1/2, यानी कि 1 ही होता है। अगर आपको पहली दो प्राकृत संख्याओं का पूछ ले तो वो होता है 2+1/2, यानी कि 3/2। इसके अलावा अगर आपको तीन प्राकृत संख्याओं का पूछ ले तो वो होता है 3+1/2, यानी कि 2। इसी तरीके से अगर आपको n प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का मीन यानी कि माध्य पूछ लिया जाए तो वो आपका होगा n+1/2, ठीक है। अगर आपको पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़ पूछ ले तो वो होगा आपका n इंटू n+1/2। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद है, हमने एवरेज जो चैनल की शुरुआत ही हमने एवरेज चैप्टर से की थी। तो ये वाला जो आंसर है n+1/2 जो है वो होगा आपका पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी कि मीन या फिर एवरेज। आप इसको कुछ भी लिख ले, क्योंकि मीन आपको कहीं पे लिखा मिले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीन और औसत और एवरेज ये सारी सेम ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और जो पेपर में था आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 28 आया हुआ था आपका। क्वेश्चन था 1 - आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा। इसमें आपको इसकी पावर दी हुई थी 100, आपको दिया था इज इक्वल टू a + आयोटा b। तो आपको बताना था कि a और b जो है वो क्या होंगे, क्या वो -1 और 0 होंगे, क्या वो 0 या फिर -1 होंगे, या फिर वो 1 1 होंगे, या फिर वो 1 और 0 होंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको आयोटा में पढ़ा चुका हूं, आयोटा कहां से आया है, कैसे आया है, इसके मान किस तरीके से निकलते हैं, इसकी पावर किस तरीके से निकलती है, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। फिर भी बता देता हूं कि जैसे इस 100 को मैं यहां पर, इस 100 को मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 50 इसको मैं लिख सकता हूं। जैसे यहां से इसको मैं मिटा दूं तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 50 लिख दूं तो भी ये सेम ही चीज लिखी हुई है यहां पे। अब इसकी पावर 2 में करूंगा ऊपर वाले की, तो ये होगा 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर करूंगा तो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और इसकी पावर है 50 इज इक्वल टू a + आयोटा ऑफ b। कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका स्क्वायर किया है। और आपको ये चीज पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है इज इक्वल टू
-1। ठीक है, आयोटा का जो स्क्वायर है वो होता है -1, क्योंकि जो आयोटा है वो होता है अंडर रूट में -1। ठीक है, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो है -1, यानी कि ये आयोटा स्क्वायर जो है वो आपका -1 है। तो इस -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, इस आयोटा से ये आयोटा भी कट जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर 50, ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस 1 को मैं और थोड़ा सा लिख सकता हूं, इस 1 के साथ में 0 आयोटा अगर मल्टीप्लाई कर भी दूं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये 0 ही है, सिर्फ इसे कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ से a का जो मान है वो आ जाएगा मेरे पास 1, जो b है उसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो 1 और 0 जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, लेकिन आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको ये चीज जो है आयोटा स्क्वायर का जो मान है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इसके सारे मान मैंने आपको लिखवाए हैं आयोटा वाली क्लास में, कि आयोटा का क्या होता है, इसके स्क्वायर का क्या होता है, इसकी क्यूब का क्या होता है, इसकी 4th पावर का क्या होता है, या फिर आपको कोई भी आयोटा की पावर जो है अगर निकालनी है, आयोटा की पावर 110, 20, 50, 100 कुछ भी हो, तो आपको इन सबके मान जो हैं वो आयोटा वाली क्लास में लिखवाए जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 आपका आया था, एक क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया था कि आपको एक लाइन ज्वाइनिंग P 12 और 8 एंड Q, जो Q है वो आपको दिया था 24 और X। ये लाइन आपको दी थी पैरेलल टू X एक्सिस, पैरेलल टू X एक्सिस, यानी कि X अक्ष के समांतर है। तो आपको बताना है कि P और Q पॉइंट को मिलाकर जो बनने वाली लाइन है वो पैरेलल टू X एक्सिस है, X अक्ष के समांतर है। तो आपको X का मान बताना था, वो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन थे 8, 12, -8 और 6। ये 4 ऑप्शन जो हैं आपको दिए हुए थे, आपको बताना था कि X का जो मान है वो क्या आएगा। पहली चीज कि अगर कोई लाइन है वो X एक्सिस के पैरेलल है, X अक्ष के समांतर है, तो उसमें Y का जो मान है वो हमेशा फिक्स होता है। अगर कोई लाइन Y अक्ष के समांतर है यानी कि पैरेलल टू Y एक्सिस है, तो उसमें X एक्सिस का जो मान है, X का जो मान है वो आपका फिक्स होता है। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर इसको यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, तो अगर मैं इस 12 को यहाँ पे ले लेता हूं और इस 8 को यहाँ पे ले लेता हूं, ये आपका आ गया पॉइंट 12 और 8। अब क्योंकि इस पॉइंट से होकर और X एक्सिस के पैरेलल मुझे एक लाइन लेनी है, तो वो इस तरीके से आएगी। अब यहां पे आपका इसी पे, क्योंकि ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी इसी लाइन से मिलाकर बना हुआ है, तो इसी पे कहीं पे आगे जाके, जैसे इसका है यहां पर 24, ठीक है, ये 12 था, ये 24 था, तो आप इस पे कहीं पे भी उस y का मान लोगे तो वो हर जगह पे 8 ही रहेगा। अगर ये लाइन मुझे x एक्सिस के पैरेलल चाहिए, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल अगर वो लाइन है तो उस केस में आपका जो y का मान होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि अगर y को मैं ऊपर या नीचे लूंगा तो ये लाइन इस तरीके से होके ये x एक्सिस के पैरेलल कभी भी नहीं आएगी। तो x एक्सिस के पैरेलल ये तभी आ सकती है जब y का मान फिक्स हो। x का मान आप कुछ भी लिखो, x का मान मैं यहाँ पर -12 भी लिखूंगा तो भी जो y है वो यहाँ पे 8 ही रहेगा, यानी कि x का कुछ भी मान लो y का मान फिक्स रहेगा अगर वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो इस तरीके से है, तो उस केस में जो x है उसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, y का मान कुछ भी हो सकता है। तो दोनों चीजें आप याद रखें, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल थी तो इसका मतलब जो y का मान है वो फिक्स रहेगा, जो यहाँ पे था वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस जो है आराम से कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, इफ x y z आर इन ए पी, सॉरी x
2y और 3z ये हैं आपके एपी में। दूसरा है जो x y z जो है ये हैं जीपी में, और ये तीनों जो हैं डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, यानी कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड नहीं है, x y z तीनों अलग अलग हैं। तो आपको बताना था कि इस ये जो जीपी है इसकी जो कॉमन रेशियो है जो r है वो क्या होगी। आपके पास ऑप्शन थे 3, 1/3, 2 और 1/2। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका है कि आप x y z को मान लो कुछ भी जो आपका दिल करे, दूसरा इसको पूरा सोल्व किया जा सकता था। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आपको क्या है, ये तीनों जो हैं एपी में चाहिए हैं, उसके अलावा ये जो हैं आपके जीपी में चाहिए हैं। तो अगर आप इनको कुछ भी मान लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मैं मान लेता हूं कि ये है आपका 12, ये है आपका 8 और ये है आपका 4। अब चाहो तो इसको 4, 8, 12 भी मान सकते हो। तो अब क्या है, ये तीनों जो हैं ये मैंने इसका पूरे का और इसका पूरे का मान लिखा है, क्योंकि अब ये तीनों एपी में हैं। अब मुझे इसके हिसाब से ही यहाँ पे x y z के मान लेने पड़ेंगे। यहाँ पे तो x अकेला है तो x का मान जो है मेरे पास 12 ही आ गया, y का जो मान है वो यहां से आ जाएगा 4, क्योंकि 2y = 8 है। z का मान जो है वो यहां से आ जाएगा 4/3। ठीक है, z का मान जो है वो 4/3 आ जाएगा इसके हिसाब से। तो अब आपके x y z के मान आ गए हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो आपको कॉमन रेशियो आप y/z से भी निकाल सकते हो, जो कि आपका 4/12 = 1/3 होगा। आप इससे भी निकाल सकते हो z/y यानी कि 4/3 / 4, तो भी 1/3 आएगा। अगर किसी को लग रहा है कि ये मैंने अपने हिसाब से माने हैं, कुछ और मानेंगे तो क्या होगा, तो आप इनको कुछ और भी मान सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे 9, इसको 6 और इसको 3 मान लेता, दिख रहा है ना वहां तक, ठीक है, तो 6 थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 9, 6 और 3 मान लेता, उस केस में भी ये तीनों एपी में हैं। अब मुझे x y z के मान इस हिसाब से लेने पड़ते। तो x का मान मेरे पास आता 9, y का जो मान है वो मेरे पास आता 3 और z का जो मान है वो आता 1। अब आप यहां से भी देखोगे तो कॉमन रेशियो जो है वो आपकी 1/3 ही आ रही है। तो आप डायरेक्ट मान के जो भी आपका दिल करे कुछ भी आप मान सकते हो, सिर्फ एपी में मानना है। आप इसको 2, 4, 6 मान लो, 5, 10, 15 मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपका दिल करे उसके हिसाब से x y z के मान आप निकालोगे तो आपके पास r आ जाएगा। ये था इसका पहला तरीका। दूसरा भी बता देता हूं कि अगर आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आती है कि नहीं मुझे मानना नहीं है, मुझे तो इसको पूरा सोल्व करना है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था। तो हमारे पास क्योंकि ये x 2y और 3z जो है एपी में है, तो यहां से मेरे पास क्या आता, ट्वाइस ऑफ बीच वाली टर्म, यानी कि बीच वाली टर्म का दुगना यानी कि 4y, वो इज इक्वल टू होता है x + 3z के, x + 3z पहली और तीसरी टर्म। तो यहां से जो y का मान है वो मेरे पास x + 3z/4 आ जाएगा यहां से। दूसरा x y z जो है वो जीपी में है, तो यहां से मेरे पास y² = xz आएगा, क्योंकि ये तीनों जीपी में है। अब y का मेरे पास यहाँ पे ये मान है, तो इसका मैं स्क्वायर कर सकता हूं, तो ऊपर वाले का स्क्वायर आ जाएगा x² + 3z² + 6xz / 16 = xz। ठीक है, इसकी y की जगह पे ये मान पुट कर दिया तो ये आ गया। इस 16 को मैं यहां से हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी कर सकता हूं। इस 16xz को इस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा x², सॉरी ये 3z का स्क्वायर है तो ये 9z² होएगा, x² + 9z² - 10xz = 0 आ जाएगा। इसके फैक्टर जो है वो माइनस का 9xz और एक xz आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो आपके पास इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, माइनस का 9xz और xz इसको, तो हमारे पास एक तो आ जाएगा x - 9z
और एक आ जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0, अगर आप इसको तोड़ोगे तो। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू, एक तो आएगा 9z, दूसरा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू जेड। यहां से क्योंकि x इज इक्वल टू जेड हो नहीं सकता क्योंकि तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू 9z आ गया। यहां से इसको आप पुट कर दोगे यहां पर, या फिर आप यहां पर, जहां मर्जी आप इसको पुट करो, तो आपके पास जो है इसका, जैसे यहां पे अगर मैं पुट करूं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इज इक्वल टू है 9, तो ये हो जाएगा 9z स्क्वायर। दोनों साइड अगर अंडर रूट करूंगा तो y इज इक्वल्स टू 3z आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से z अपॉन y अगर मैं लूंगा तो ये इस साइड जाके 1/3 इज इक्वल्स टू r आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये तरीका इतना, अगर आपको ये चीज याद ही ना रहे तो अलग बात है, क्योंकि आप डायरेक्ट मान रख के कुछ भी आप मानोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा भी सोल्व कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। और वैसे भी पेपर में होता यही है कि आपको बेस भले ही 4 तरीके आते हैं क्वेश्चन के, लेकिन सबसे पहला जो तरीका आपके दिमाग में आएगा, भले ही वो छोटा तरीका है भले ही वो बड़ा तरीका है, आप उसी से उस क्वेश्चन को करने वाले हो, टाइम कम हो या ज्यादा, ये पेपर की खास बात होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में पेश है। कौन सा क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बताता है कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि अंकों को रिपीट किया जा सकता है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 से 2 अंकों की सम संख्याएं बतानी है, कितनी बन सकती हैं? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर बताने हैं कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, कि अगर इनका रिपीटिशन जो है वो अलाउड हो, यानी कि अंकों को आप रिपीट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनेंगी। आपके ऑप्शन थे 10, 8, 25 और 24, ये ऑप्शन आपको दिए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप 2 डब्बे बना सकते हो यहां पे। अब पहली चीज की 2 अंकों की सम संख्या बनानी है, इवन नंबर। इवन नंबर में जो इकाई का अंक होता है वो एक इवन नंबर ही होता है, तभी वो संख्या इवन होगी। इवन मेरे पास एक तो 2 है और एक 4 है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस वाले डिब्बे को मैं 2 तरीके से भर सकता हूं, या तो 2 या फिर 4। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो इन 5 में से मैं कोई भी यहां पे भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इसीलिए मेरे पास जो टोटल तरीके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 पंजे 10, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज कि रिपीटिशन अगर अलाउड है तो यहाँ पे 2 में से कोई भी रखो और यहाँ पे 5 में से कोई भी रखो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, अगर कहते हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक रखोगे तो आपके पास यहाँ रखने के लिए 4 बचेंगे, क्योंकि आप इस जो यहाँ पे रखा है उसको यहाँ पे नहीं रख पाओगे। उस केस में आपका आंसर जो है 8 आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दोनों ही मिलेंगे, तो इसीलिए अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आंसर होगा 8। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे रखो और बाकी के 5 में से कोई भी यहाँ पे रखो, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, और ये सारे मैक्सिमम चैप्टर्स हम पढ़ भी चुके हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से लेके जितने भी चैप्टर्स इस जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे गए हैं, सारे हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का मान आपको बताना है क्या होगा इफ एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके आपके पास दोनों जो रूट हैं 2 इक्वल रूट्स दिए हैं।
ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लो कि इसके दोनों जो मूल हैं वो समान दिए हुए थे। ठीक है, तो आपको बताना था कि k का मान क्या होगा। इसके ऑप्शन थे +-4, +-3, +-2√6 और कोई नहीं, ये ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो आपके पास 3 कंडीशन होती हैं। पहली चीज बता देता हूं, तीनों चीजें बता देता हूं, क्वेश्चन में एक ही पूछी गई है कि 3 कंडीशन हो सकती है। एक, आपके जो रूट्स हैं, दोनों रूट्स वो रियल हों, तो उसमें हमारे पास 2 कंडीशन बनती है। पहला कि रियल एंड इक्वल, दूसरा कि वो रियल तो हैं लेकिन डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और तीसरा जो केस है वो होती हैं आपकी इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये 3 चीजें हो सकती है। पहले वाली जो कंडीशन है इसमें आपका b² - 4ac = 0 होता है। ये वाली जो कंडीशन है b² - 4ac आपका >0 होता है। ये वाली जो कंडीशन है इसमें आपका b² - 4ac <0 होता है, जिसमें आपके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो हमारे पास दिया था कि दोनों मूल जो हैं वो समान हैं, तो समान है का मतलब रियल एंड इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो b² - 4ac है वो = 0 होगा। तो ABC आपको पता है कि जो x² के साथ है वो है a, जो x के साथ है वो है b, जो कांस्टेंट है वो है c। तो यहां से जो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, तो यहां से मेरे पास b² यानी कि k² - 4ac 4×3 = 12 दूनी 24 = 0 है। तो k² = 24 है, तो k =√24 है। तो ये आ जाएगा आपका +-24 का, जब आप 24 को लिख सकते हो 4 × 6, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये 2√6 आ जाएगा, प्लस का 2√6 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि अगर वो दोनों मूल जो हैं वो रियल और इक्वल हैं, जैसे समान इसमें दिया हुआ है तो b² - 4ac = 0। अगर वो रियल हैं लेकिन अलग अलग हैं तो उस केस में b² - 4ac >0। और अगर आपके पास इमेजिनरी रूट्स दिया होता है तो उस केस में b² - 4ac जो है वो आपका <0 होता है। तो तीनों चीजें आप याद रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा आने वाले एग्जाम्स में, तो इसके बाद देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन बचा है क्या। बचा है क्वेश्चन नंबर 59। आपको दिया था NPR = 840, NCR दिया था आपको 35। आपको निकालना था कि R जो है वो क्या होगा, क्या वो 6 होगा, क्या वो 4 होगा, क्या वो 24 होगा या फिर वो 5 होगा। ये कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पता है कि NPR जो है परमुटेशन जो है वो क्या होता है, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। NCR = होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अगर मैं इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये जो n फैक्टोरियल है इससे ये n फैक्टोरियल कट जाएगा, ये n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये r फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा = जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 35 दूनी 70 और 35 चौका 140, तो r फैक्टोरियल = आ गया 24। तो यहां से जो r है वो आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल = 4 × 3 × 2 × 1 = 24। तो 4 फैक्टोरियल जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिया था कि मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 8। मीन स्लैश में एवरेज भी लिख देता हूं, स्लैश में औसत भी लिख देता हूं। आपको दिया है
8 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन जो औसत है वो आपको दिया है, सॉरी 6 ऑब्जर्वेशन का दिया था 8। ये है आपका औसत। आपको बताना है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो नया मीन जो है, नया औसत जो है वो क्या आएगा। आपके ऑप्शन थे 11, 8, 24 और 48। ठीक है, तो मीन, एवरेज, औसत, इसके केस में होता क्या है कि अगर आपको x टर्म्स का एक मीन दिया हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं कि वो n दिया हुआ है, तो अगर मैं इसकी हर एक टर्म के साथ अल्फा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे मीन के साथ भी अल्फा मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर मैं इसकी हर एक टर्म को अल्फा से डिवाइड कर देता हूं तो मीन जो है वो भी अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी हर एक टर्म में अल्फा जोड़ देता हूं तो मीन में भी जो अल्फा है वो जुड़ जाता है। अगर इसकी हर एक टर्म में से अल्फा घटा देता हूं तो भी आपका इस औसत में से अल्फा घट जाता है। यानी कि जो इसकी हर एक टर्म के साथ हो रहा है, बस ये ध्यान रखना कि वो हर एक टर्म के साथ होना चाहिए, वही आपका मीन के साथ भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे 6 टर्म्स थी, उनका औसत था 8, इसकी हर एक टर्म को 3 से गुणा किया गया है तो औसत जो है वो भी आपका 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 24 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के एवरेज तो कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेता हूं एक बार। XYZ वाला हो गया है, अंकों की पुनरावृत्ति वाला भी हो गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का भी देखा था मैंने, शायद इसी वीडियो में, इसी में PDF में था कि नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया था कि 2 नल हैं जो एक टंकी को, 2 नल जो हैं, 2 पाइप हैं, एक टंकी को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज दी थी कि टंकी को अलग से भरने के लिए बड़े व्यास वाला जो नल है छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, जो बड़े व्यास वाला है, यानी कि जो मोटा पाइप होगा, बड़े व्यास वाला जो है वो छोटे व्यास वाले से, यानी कि इसको बड़े व्यास छोटे व्यास छोड़ो, इसको मैं बड़े पाइप लिख देता हूं कि जो बड़ा पाइप है वो छोटे पाइप से 10 घंटे कम लेता है अकेले भरने में। तो आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द टैप विद स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक। तो आपको बताना है कि जो छोटा पाइप है वो अकेला इसको कितनी देर में भर देगा। आपके पास ऑप्शन थे 25, 20, 15 और 18। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिला था। तो क्वेश्चन एक बार समझ लो कि 2 नल हैं, एक छोटा पाइप है, एक छोटा पाइप का मतलब है कि उसका आगे से जो व्यास है, जो सर्कुलर होता है, वो आगे से वो पतला है, और एक जो है वो थोड़ा सा मोटे व्यास वाला है। मैंने इसको बड़ा पाइप और छोटा पाइप लिख दिया। ये लंबाई की बात नहीं हो रही है, आगे से उसका जो सर्कुलर पोर्शन होता है जहां से पानी आता है, ये उसकी बात हो रही है। तो आपको दिया था कि 2 नल दोनों मिलकर जो हैं उसको 9 से 3/8 घंटे, यानी कि 75/8 घंटे में भर सकते हैं। जो बड़ा पाइप है वो छोटे पाइप से 10 घंटे कम लेता है अगर अकेले अकेले भरने की बात आए तो आपको बताना है कि छोटा पाइप जो है अकेला उसको कितनी देर में भरेगा। इस क्वेश्चन का पहला और सबसे आसान तरीका वो ये था कि आप अगर ऑप्शन पे नजर मार लेते तो आपको कुछ भी करना ही नहीं था, आप आराम से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देख के ही कर सकते थे। पहली चीज आप एक बार यहाँ पे देख लो कि दोनों मिलकर उसको 75/8 घंटे, यानी कि लगभग 10 घंटे में दोनों मिलकर भर रहे हैं उसको। ये A + B मिलकर है, ये पूरा 10 नहीं है, 9 से 3/8 है, मैंने इसको लगभग 10 घंटे लिखा है। ठीक है, तो अब एक चीज आप मुझे बताओ कि अगर वो जो बड़े छोटे व्यास वाला पाइप है, ऑप्शन के हिसाब से चलता हूं,
अगर वो उसको 18 घंटे में भर देता, क्योंकि यही पूछा ना हमसे, छोटे पाइप जो है वो उसको अकेला अगर 18 घंटे में भर देता, ऑप्शन से कर रहा हूं, तो जो बड़े पाइप वाला है वो इससे 10 घंटे कम लेता है, यानी कि वो 8 घंटे में ही भर देता। अगर ये 18 घंटे में भर रहा है तो वो 8 घंटे में भर देता, लेकिन दोनों मिलके ही लगभग 10 घंटे ले रहे हैं, तो ये अकेला इसको 8 घंटे में कैसे भर सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन कैंसल आउट हो जाता। अगर जो छोटे व्यास वाला है वो उसको 15 घंटे में भर देता है, तो जो बड़े पाइप है, जो बड़े व्यास वाला है, वो उसको 5 घंटे में भरेगा, इससे 10 घंटे कम, तो लेकिन दोनों मिलके ही उसको लगभग 10 घंटे में भर रहे हैं, तो ये अकेला उसको 5 घंटे में कैसे भर सकता है। तीसरी चीज, अगर वो छोटे व्यास वाला है वो उसको 20 घंटे में भरेगा, तो ये उसको अकेला 10 घंटे में भर देगा। तो आपने देखा कि अगर वो दोनों मिलके ही उसको ऑलमोस्ट 10 घंटे में भर रहे हैं, तो ये अकेला इसको 10 घंटे में कैसे कर सकता है, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो 1 और 2 का है, यानी कि इससे आधी स्पीड से तो चल ही रहा है ये इसके हिसाब से। तो अगर ये अकेला इसको 10 घंटे में भर देगा, तो दोनों इसको लगभग मिलकर 10 घंटे में कैसे भर सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये तीनों ऑप्शन जो है वो कैंसल आउट होके ये इसको 25 घंटे में और ये इसको 15 घंटे में भरता। तो यहां से ये वाला जो ऑप्शन है, यानी कि डायरेक्ट आप इसको 25 जो है टिक कर सकते थे। ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे तीनों के तीनों। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मान लो छोटे व्यास वाला उसको 25 घंटे में भर रहा है, तो बड़े व्यास वाला उसको 15 घंटे में भरेगा। अगर इनका एक कॉमन मल्टीपल में टोटल जो उसकी कैपेसिटी वो ले लूं, यानी कि 75, तो ये 25 या 75, ये 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, और ये 1 घंटे में 15 पंजे 75 5 यूनिट भर रहा है। तो दोनों मिलके 8 यूनिट 1 घंटे में भर रहे हैं, तो 75/8 घंटे में इसको पूरा भर देंगे। तो आप यहां से इस पे पहुंच जाओगे। तो आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे इसको सोल्व करने की बजाय, लेकिन अगर आपसे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, तो फिर भी बता देता हूं क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये पहला तरीका था, सबसे आसान तरीका भी था और छोटा तरीका भी था। तो लेकिन अगर आपको छोटे व्यास वाला जो है, मान लेता हूं उसको मैं ए मान लेता हूं, वो आप उसको उस टंकी को x घंटे में पूरा भर देता, मान लिया मैंने वो x घंटे में पूरा भर देता, तो वो 1 घंटे में कितना भरता, 1 घंटे में आप बोलते कि वो 1/x भरता, ठीक है। क्योंकि x घंटे में अगर उसको कंप्लीट, यानी कि 1 कंप्लीट को हम 1 से दिखाते हैं, तो x घंटे में उसको कंप्लीट भरता, तो 1 घंटे में वो 1/x भरता। दूसरा जो b है वो इससे 10 घंटे कम ले रहा है, यानी कि x - 10 घंटे में भरता, तो ये हमारा 1 घंटे में 1/x - 10 उसको भर देता। अब 1 घंटा, क्योंकि अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में ये करते हैं 1/x + 1/x - 10। 1 घंटे का काम हो गया दोनों का, और दोनों मिलके उसको 75/8 घंटे में पूरा भर रहे हैं = 1। इस 75/8 को मैं उस साइड लेके जा सकता था, ये 8/75 हो जाता। यहां से इनका एलसीएम आप लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2x - 10 डिवाइड बाई x² - 10x = 8/75। इस 8/75 को अब यहां से हटा देता हूं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150x - 750 = 8x² - 80x। इस साइड एक ही साइड दोनों को लेके जाओगे तो 8x² - 230x और प्लस का 750 = 0 आ जाएगा। तो यहां से इसके फैक्टर जो है, क्योंकि 75 चौका 300 और दूनी 600, तो इसके और इसकी गुणा है 6000, तो इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। 8x² - 200x - 30x प्लस का 750 = 0। तो यहां से इसमें से आप 8 कॉमन लोगे, इस साइड थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो यहां से अगर आप 8 कॉमन लोगे 8x, तो मेरे पास आ जाएगा x - 30, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, सॉरी 8 कैसे कॉमन ले सकते हो इसमें से आप, 8 दूनी 16, हाँ ये x - 25 आ जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, x - 25, और वहां से लोगे आप -30 कॉमन, तो ये आ जाएगा x - 25 = 0। तो यहां से x का जो मान है वो आ जाएगा आपका 25 या फिर 30/8।
तो 30/8 तो हो नहीं सकता, तो x का मान जो है 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन मुझे जो तरीका बेस्ट लगता है वो है आपका वो ऑप्शन वाला तरीका। तो आप थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मारे, थोड़ा सा देखें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे। और कोई क्वेश्चन आपके सामने देख लेता हूँ एक बार रिपीट करके इसको पूरा। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आया हुआ हो और वो अभी रह जाए, फिर बाद में आप लोग बोलो कि वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो इसलिए एक बार फिर से इसको देख लेता हूँ। वैसे तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार श्योरिटी के लिए चेक कर लेते हैं। तो लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग नहीं सारे ही क्वेश्चन जो हैं कांस्टेबल के एग्जाम में जो आपके आए थे वो हमने कर लिए हैं कवर। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? ये कहता है आपको कि फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ये इसके इक्वल है, इसकी जो सेकेंड टर्म है इसके स्क्वायर के इक्वल है, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है जो ए है वो है -3। तो आपको बताना है कि इसकी जो सेवंथ टर्म है वो क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो आया है, इसके ऑप्शन पे लिख देता हूं। ये है पहला ऑप्शन माइनस का 2187, दूसरा ऑप्शन है 2187, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 343, और एक ऑप्शन है माइनस का 343। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा हुआ कि मिस नहीं हुआ। ठीक है, एक जीपी है जिसकी फोर्थ टर्म जो है उसकी सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। जो पहली टर्म है वो है -3, तो आपको बताना है कि इसकी जो सेवंथ टर्म है वो क्या आएगी। तो फोर्थ टर्म को वैसे लिखते किस तरीके से हैं, ये आपको होता है AR की क्यूब, एक जीपी की फोर्थ टर्म, और सेकंड टर्म होती है AR, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A² R स्क्वायर। यहां से इस R स्क्वायर से इसको मैं काट दूंगा, यहाँ पे एक R बच जाएगा, इस A से ये स्क्वायर कट जाएगा, वहां पे A बच जाएगा, तो मेरे पास A इज इक्वल टू R इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो A इज इक्वल टू R इज इक्वल टू -3 मेरे पास आ गया। और जो सेवंथ टर्म होती है वो होती है AR की पावर 6, एक कम, A है -3, R है -3, इसकी पावर 6, ये -3 सेम ही है, तो -3 की पावर जो 7 है ये आपका माइनस का 2187 जो है ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फोर्थ टर्म दी थी सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर, सिर्फ लिख के उसको काट के हमारे पास R जो है इज इक्वल टू A आ गया, और सेवंथ टर्म जो है वो AR की पावर 6 होगी। तो आपको जो सेवंथ टर्म पूछी थी उसका आपके पास आंसर जो है वो आ गया। और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं यार। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास दिया था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला है और आपको बताना है कि कम से कम एक टेल आने की, यानी कि एट लीस्ट 1 टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/2, 1/4, 3/4 और 0 जो है इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए थे। ठीक है, तो एक सिक्के को 2 बार उछालने से आता क्या है, हेड टेल, टेल हेड, दोनों टेल या फिर दोनों हेड। आपको कम से कम एक टेल, यानी कि एक टेल तो होना ही चाहिए, भले ही दोनों टेल हो। तो यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों ही टेल है, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें टेल नहीं है। तो ये तीनों जो हैं ये इसकी फेवरेबल आउटकम हो गए। तो 3 आउट ऑफ 4 यानी कि 3/4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है ये सी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कहाँ गया, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय 6 की पावर n माइनस 5n when divided by 25। ये क्वेश्चन है आपका 84।
6 की पावर n इस माइनस 5n इसको 25 से डिवाइड करें, जहां पे n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, वो 0, 10, 1, 5। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का है। इसको वेरीफाई करने के तरीके हैं कि आप इसको पहले 1 पे वेरीफाई करें, फिर आप इसको m पे वेरीफाई करें, फिर आप इसको m+1 पे वेरीफाई करें। अगर तीनों पे वेरीफाई हो रहा है तो आपका आंसर सेम ही रहता है। लेकिन 25 से, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स नंबर आना है, तो इसकी डायरेक्ट चीज आप इसको कैसे कर सकते हो, आप n = 1 पुट करो। सबसे पहले n = 1 पुट करोगे तो 6 × 6 -5n, n का मान है 1, तो 6 में से 5 गया 1 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो यही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ऑप्शन में आपके पास ऐसा एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है मैक्सिमम केसेस में, तो यही होता है आपका आंसर। अगर आपके पास ऐसा है कि कुछ और ऑप्शन या 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कुछ और पुट करने से आते हैं, तो इसका तरीका है कि पहले आप इसको 1 पे, फिर कोई भी एक रैंडम m मान लो उस पे, फिर m+1 पे करो। आप चाहो तो इसको एक बार 2 पे और चेक कर लो। जैसे 6 की पावर 2 होता है 36, -5 दूनी 10, 26। 26 को भी जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 ही आएगा। वैसे जो n = 1 पुट करने से ही जो आंसर आता है वही आपका जो है फाइनल आंसर होता है। कई बार जैसे 2 ऑप्शन तब आते हैं कि आपको दे दिया जाए कि 6 की पावर n-5n इज डिविजिबल बाई, आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो उस केस में आपको इसकी 2-3 वैल्यू चेक करनी होती है। लेकिन अगर आपको इतना ही दिया है कि इसको 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप n का मान 1 पुट करें, बस आपका आंसर जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बताना था आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + y³ इसकी पावर 4 और इसकी पावर 7। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी। ऑप्शन थे 8, 29, 28 और 12। तो बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + y³, ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 28, और a + b की पावर n दिया हुआ है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1। n का मान है हमारा 28, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो जाएगी 28 + 1 यानी कि 29 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम हम कंप्लीट वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी इस वाले पार्ट का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो। वैसे एक और क्वेश्चन है 5, 8, 13, x 34, 55 और 89। तो इसमें आपको बताना है फाइंड x। इसके ऑप्शन हैं 20, 21, 23 और 29। वैसे ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सामने था तो लिख दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप जनरली क्या चेक करते हो, जैसे ये 5 है, जैसे 8 और 5 जो है वो 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, 13 और 8 अगर 21 आप यहाँ पे लिखें तो आपका 34 और 21 55 यहाँ पे लिखा हुआ है, 55 और 34 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 21 जो है इसका राइट आंसर है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का नहीं है, तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने सारे क्वेश्चन करके बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको इसके पार्ट और भी चाहिए तो कमेंट करिए और बताइए मुझे कि आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो बहुत अच्छी लगी है। तो इसके और पार्ट भी बनेंगे, बाकी चैप्टर वाइज भी चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का ये सेशन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।